हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम इन द टुडेज क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, दुनिया की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। इस रेवोल्यूशन के बाद पूरी दुनिया का जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुआ है, पूरी दुनिया को इंस्पिरेशन मिली है कि दुनिया के अंदर जो चेंजेस एक कंट्री से स्टार्ट होकर दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे पहुंचे हैं। ये 9th क्लास का टॉपिक है, पर ये सभी क्लासेस के लिए इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का कारण क्या है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम आउट कर सकते हैं। आज की क्लास से स्पेशली 9th क्लास के बच्चे, उनको ये बेनिफिट होगा कि पूरे चैप्टर को आप स्टेप बाय स्टेप लर्न करोगे। सेकेंड थिंग डेट, जितना भी इंफॉर्मेशन है आपका, जितना भी इससे रिलेटेड केस स्टडी है, यू ऑल्सो हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स वी स्टार्ट। कोई भी क्वेश्चन आए फ्रेंच रेवोल्यूशन का, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें उसके बारे में लिखनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं होगा चैप्टर का तो आपका चैप्टर इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशन जो आपके क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड है वो नहीं मिलेगी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बेसिक कुछ चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, दिस रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड ऑन 14 जुलाई 1789। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये रिवॉल्ट कब स्टार्ट हुआ है? 14 जुलाई 1789। This revolt was started from the Demolish to the Bastille। Bastille वहां पे एक प्रिजन थी, जेल थी। इसको सिम्बलाइज किया गया था बच्चे डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग। डिस्पोटिक का मतलब होता है अनअकाउंटेबल पावर्स ऑफ द किंग। लोगों को लगता था कि जो रेवोल्यूशन है वो यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए और राजा को एक मैसेज आना चाहिए कि अब उसका रूल क्या होने वाला है, एंड होने वाला है। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे, इट वॉज द अगेंस्ट ऑफ मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है रूल बाय किंग, अगेंस्ट ऑफ मोनार्की। यहां के जो राजा थे उस राजा का नाम था लुइस 16। तो दिस रिवॉल्ट बेसिकली वॉज अगेंस्ट ऑफ द लुइस 16। दे वांट टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता था कि सोसाइटी के अंदर सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। उसको खत्म करने का एक ही तरीका है, वो पॉलिटिकल सिस्टम क्या आपका? डेमोक्रेटिक सिस्टम है। नेक्स्ट वन, इस रिवॉल्ट के जो फादर हैं, टाइटल दिया गया, इट वाज गिवन टू द जीन जैक रूसो। ही वाज अ फिलोसोफर। ये फिलोसोफर थे कहां से? फ्रांस से। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस रिवॉल्ट का स्लोगन क्या है? स्लोगन मीन्स मेन थीम क्या है? दे वांट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी। फेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, एंड दे वांट टू द फेटर्निटी। तो वो क्या चाहते थे? फेटर्निटी चाहते थे। किसके अंदर बेटे? सोसाइटी के अंदर, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रेवोल्यूशन। जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो आई टोल्ड यू अबाउट इट कि ये जो रेवोल्यूशन है दुनिया की हिस्ट्री में लैंडमार्क है। जैसे फ्रांस के अंदर रिवॉल्ट हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इंस्पिरेशन मिली कि वी कैन डू द रिवॉल्ट अगेंस्ट ऑफ द किंग। राजा के अगेंस्ट हम रिवॉल्ट कर सकते हैं। और राजा की जो बेसिक फिलॉसफी थी, डिवाइन रूल। डिवाइन रूल का मतलब होता है भगवान ने मेरे को जमीन पे भेजा है लोगों को रूल करने के लिए, उसको हम क्या कर सकते हैं? अपोज कर सकते हैं और एक नया ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिसमें पावर किसके पास हो? पीपल के पास हो। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब आपने क्या है, मेनली आता है इसका क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या कॉजेस हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के? यहीं से आपके कई क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आपके 2 मार्क, 1 मार्क, 3 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से सोल्व आउट हो जाएंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेसिकली आपको 5 कॉजेस यू हैव टू लर्न। 5 कॉजेस आपने लिखने हैं। पहला देखिए, किसी भी देश के अंदर जो रिवॉल्ट होती है वो रिवॉल्ट में सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी देश का इकोनॉमिक कंडीशन। तो फ्रांस के अंदर क्या आ गए थे बेटे? इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। इकोनॉमिक क्राइसिस आने के कई कारण। एक तो कंटिन्यूसली जो फ्रांस था वो क्या था? इन्वॉल्व इन वॉर था। वो लगातार वॉर लड़ रहा था और वॉर कोई भी कंट्री लड़ेगी तो वहां पे क्या होंगे? इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे क्योंकि वॉर के अंदर कैजुअलिटीज, प्रॉपर्टी लॉस और आपकी कंट्री का एनुमेशन वो खत्म होता है। सेकेंड वन, इसने क्या किया? हेल्प किया था किसको? 213 अमेरिकन कॉलोनीज को। अमेरिका क्या था? कॉलोनी था किसका? ब्रिटिशर्स का। और उसको लगता था कि ब्रिटिशर्स की जितनी ज्यादा कॉलोनीज होंगी वो ज्यादा पावरफुल होगा। अगर उसकी पावरफुल को कम करना है तो इन कॉलोनीज को हमें क्या करना चाहिए? इकोनॉमिकल हेल्प करना चाहिए। तो यूएसए जिसको आज के टाइम हम बोलते हैं, पहले एक ग्रुप था किसका? 13 कॉलोनीज का, अंडर द ब्रिटिश रूल, उसको मदद किया गया।
तीसरा क्या था, राजा का लग्जरी लाइफस्टाइल था। लग्जरी का मतलब होता है कॉस्टली लाइफस्टाइल, जिसके ऊपर बहुत सारा पैसा वेस्टेजेस होता था। साथ में राजा ने क्या कर रखा था, बहुत सारा पैसा लोन ले रखा था एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस पैसे को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेने के बाद इस सारे पैसे का क्या हो रहा था, मिसयूज हो रहा था, जिससे वहां के जो कॉमन पीपल थे उनको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। साथ में क्या हुआ, यहाँ पे फेलियर ऑफ मॉनसून हो गया, रेनफॉल नहीं हुई, तो ना रेनफॉल होने की वजह से इनका जो एग्रीकल्चर है वो क्या हो गया बेटे, डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से वहां पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गए। एक तरफ तो उसके लोग भूख से मर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो राजा है अपना लग्जरी लाइफस्टाइल कंटिन्यूसली इन्वॉल्व इन द वॉर हो रहा है, या ऐसी कंट्रीज को मदद कर रहा है जहां पे उसको मदद नहीं करना चाहिए, सबसे पहले अपने लोगों को हेल्प करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रीजन। ये 3 मार्क का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। सेकेंड वन, उसकी सोसाइटी के अंदर क्या था, सोशल एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटी थी, और जब भी किसी सोसाइटी के अंदर सोशल और इकोनॉमिक इनक्वालिटी होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, वहां पे रिवॉल्ट होगा। पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं, उनका नाम है एरिस्टोटल। वो कहता है कि असमानता क्रांति को जन्म देती है। इसका मतलब इनक्वालिटी गिव द बर्थ टू रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे इनक्वालिटी कैसे थी, उन्होंने अपनी पूरी सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के अंदर कौन होते थे, ऐसे लोग दोज बिलोंग्स टू द चर्च, जिनको बोला जाता था क्लेरिजी। ऐसे लोग दोज बिलोंग्स टू द चर्च, जो चर्च के प्रिस्ट होते थे। सेकंड में होते थे नोबिलिटी, दोज पर्सन बिलोंग्स टू द कोर्ट ऑफ किंग, मतलब किंग या किंग की फैमिली या किंग के एम्प्लॉयज जो कोर्ट में होते थे। तीसरे में होते थे कॉमन पीपल, और कॉमन पीपल में भी वो लोग जो एजुकेटेड थे और इकोनॉमिकली प्रोस्पीरियस थे, ओनली दे कैन पार्टिसिपेट। अब ये कहता है कि सोशल इनक्वालिटी कैसे है, देखिए ये कहता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इनको क्या कर दिया, एग्जेम्प्टेड कर दिया, किससे, टैक्स से। इनको टैक्स नहीं देना है, टैक्स कौन ओनली देगा, कॉमन पीपल देगा, थर्ड स्टेट देगा, फर्स्ट और सेकंड टैक्स नहीं देंगे। तो ये क्या होगी, आपकी सोशल इनक्वालिटी होगी। सेकंड ये कहता है इकोनॉमिक इनक्वालिटी क्या है, बेसिकली 2 चीजें याद रखनी है, पॉपुलेशन एंड द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम, पॉपुलेशन का मतलब है नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। यहाँ पे कहता है जो पॉपुलेशन है फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिला दे तो इनकी पॉपुलेशन थी कुल 10%। रिसोर्सेज यहाँ पे कितने थे इनके पास, 60%। ये कहता है कि थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन थी कितनी परसेंट थी, 90% थी, पर इनके पास रिसोर्सेज कितने थे, 40% थे। तो यहाँ पे क्या होगी, इकोनॉमिक इनक्वालिटी। जबकि ऐसा होना चाहिए जिनके पास सोर्सेज ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स दे, जिनके पास सोर्सेज कम है वो कम टैक्स दे। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है, रिवर्स है। रिवर्स कंडीशन कैसे है कि यहाँ पे जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है कोई टैक्स नहीं, जिनके पास कम रिसोर्सेज है उनको टैक्स देने पड़ेंगे। तो दिस वाज द नोन एज स्टेट सिस्टम, इसका नाम रखा गया था स्टेट सिस्टम। द पॉपुलेशन वाज डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था। थर्ड जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का कॉज है टैक्स है यहाँ पे। तीसरा यहाँ पे जो मेन कॉज है वो क्या है, टैक्स है। तो देखिए जो टैक्स होता है वो क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्टेट होता है। जो आपकी गवर्नमेंट है उसके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहां से मिलती है, टैक्स से। जैसे आज भी भारत के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके पास जो बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है वो किससे आता है, टैक्स से आता है। यहाँ पे बेसिकली 3 तरह के टैक्सेस वर इम्पोज बाय द डिफरेंट अथॉरिटीज। पहला जो टैक्स होता है उसका नाम था टिद, TITHE, टिद बोलते थे इसको। दूसरा आता था टेल, TAILLE। तीसरा टैक्स होता था इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए जो टैक्सेस होते हैं वो सोर्स ऑफ इनकम है, पर आप जो टैक्स का लेवल इतना बढ़ा दो जहां पे पीपल आर अनेबल टू पे, तो उस कंडीशन में लोग आपको टैक्स नहीं दे पाएंगे। पर गवर्नमेंट क्या चाहती है, टैक्स चाहती है। दोनों चीजें क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्टेड होगी। जब चीजें कॉन्ट्राडिक्टेड होती है तो वहां पे क्लेसेस आते ही आते हैं। अब ये जो पहला टैक्स है इसको बोलते हैं टिद। ये टैक्स था बेटे रिलीजियस टैक्स। रिलीजियस का मतलब है कि यू बिलोंग्स टू दिस रिलीजन, तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। वट एवर यू प्रोड्यूस, तो 1/10 यू हैव टू गिव द टैक्स फ्रॉम योर प्रोडक्शन टू द चर्च। चर्च को टैक्स देना पड़ता था रिलीजन के नाम पे। भारत के अंदर आर्टिकल 27 ये बोलता है कि कोई भी रिलीजियस टैक्स भारत में नहीं लगेगा, रिलीजन के नाम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो पहला तो ये हो गया। सेकेंड वन ये कहता है जो टैक्स है इसको बोला जाता था वहां पे डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो आपकी इनकम है उस इनकम में से सम पोर्शन यू हैव टू पे द
गवर्नमेंट, और ये किसको जाता था, स्टेट को। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, चर्च है, सॉरी स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे किंग है। तो ये जो टैक्स लगाएगा कौन लगाएगा, किंग लगाएगा। तीसरा यहाँ पे टैक्स होता है जिसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा किस पे लगता है, कमोडिटीज पे लगता है। कमोडिटीज का मतलब होता है जो स्टेट के अंदर गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। क्या प्रोड्यूस किए जाएंगे, गुड्स, प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, जिसको वेट बोलते हैं, वैल्यू एड टैक्स आज के टाइम में। तो इसका मतलब जो भी स्टेट में प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा, उसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। इसको इसलिए कि बोला गया इनडायरेक्ट टैक्स। और ये भी किसको देना है, स्टेट को देना है। स्टेट का मतलब किसको देना है, किंग को देना है। पर ऑलरेडी हम एक चीज पढ़ चुके हैं कि जितने भी तीनों टैक्स हैं ये कौन देगा, ओनली थर्ड स्टेट देगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स वर द एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस। तो दिस इज द थिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर इम्पोज इन द फ्रांस। नेक्स्ट वन जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, रोल ऑफ फिलोसफर। जो फोर्थ पॉइंट आएगा आपका वो क्या है भाई, रोल ऑफ फिलोसफर्स है। अब देखिए जो फिलोसफर्स होते हैं, फिलोसफर्स हमेशा आइडियाज देते हैं कि सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सोल्व आउट किया जाए। फिलोसफर ओनली गिव द आइडिया टू मेक पीपल अवेयर। एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट का मतलब होता है व्हेन यू कम टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसको बोलते हैं एनलाइटमेंट। अब ये जो रोल ऑफ फिलोसफर है, देखिए यहाँ पे राजा की एक थ्योरी थी, उसका नाम था डिवाइन थ्योरी। डिवाइन में राजा क्या कहता था, मेरे को भगवान ने जमीन पे भेजा हुआ है लोगों को रूल करने के लिए, लोगों को बताना है सोसाइटी में कैसे रहना है। और जो आपके बताए गए रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, आपके पास पूरी पावर है ऐसे पर्सनों को पनिशमेंट देने के लिए। और वो पर्सन आपका अपोज नहीं करेंगे क्योंकि आप पनिशमेंट नहीं दे रहे हो, आप भगवान के नाम पे उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। मतलब कैसा ये सिस्टम था, आई डोंट नो अबाउट इट, पर ये लॉजिकल है, इसमें कोई मतलब रैशनल थिंकिंग नहीं है, लॉजिकली कोई पॉइंट नहीं है। भगवान ने तो सबको भेजा है, क्या राजा को स्पेशली भेजा है। एक थ्योरी होती है जिसका नाम था टू स्वार्ड थ्योरी, दो तलवारों का सिद्धांत। वो कहता है कभी के टाइम में जब आपके फोर फादर्स के पापा थे, उस समय क्या थे कि भगवान खुद जमीन पे आए, और जमीन पे आने के बाद दो तलवार लेके आए, एक किसको दी, चर्च के पृष्ठ को, एक राजा को। यू हैव टू रूल टू द पीपल, टेल टू द पीपल हाउ टू लिव इन द सोसाइटी। फिलोसफर्स ने इसी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया कि जो राजा है उसने राज्य को नहीं बनाया। राजा क्या है, ओनली एक पर्सन है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, कॉमन प्रॉब्लम को सोल्व करता है, कोई डिस्प्यूट होता है उसको नॉर्म्स, रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू सोल्व आउट करता है, पीस एस्टेब्लिश करता है। राजा ने स्टेट को नहीं बनाया। और एक राजा ने तो कमाल ही कर दिया, इंग्लैंड का राजा था, उसने बोल दिया जेम्स फर्स्ट आई एम ए स्टेट, मैं खुद राज्य हूं। तो लोग बड़े कंफ्यूज थे, ये राज्य तो हम इसके अंदर रहते हैं क्या। तो इसी चीज को लेके यहाँ पे फिलोसफर्स आइडिया लेके आए और उन फिलोसफर्स ने अपने आइडियाज दिए। यहाँ पे बेसिकली तीन फिलोसफर्स हैं। सबसे पहले फिलोसफर्स आपने याद रखना जिनका नाम है मोंटेस्क्यू। ही वॉज फिलोसफर फ्रॉम फ्रांस। ये फिलोसफर कहाँ का है भाई, फ्रांस का। इसने अपनी एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट्स ऑफ लॉज। दिस बुक वॉज द रिटन इन 1774। इस बुक के अंदर उसने दो आइडियाज दिए। क्या दिए भाई, दो आइडियाज दिए इस बुक के अंदर। पहला आइडिया इसने ये दिया कि सारी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होने चाहिए, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो आप 5th और 6th क्लास से 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते आए हैं, ये थ्योरी किसने दी, मोंटेस्क्यू ने। स्कॉलर कहाँ का था, फ्रांस का था। दूसरा बोले 3 ऑर्गन्स ऑफ द जो गवर्नमेंट होंगे इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ एंड चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यह है कि 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो क्या करेंगे, तीनों अलग अलग काम करेंगे और एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करेंगे। लेजिस्लेचर का काम होगा लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव का काम होगा अप्लाई करना, और जुडिशरी का काम क्या होगा, लॉ चेक करना। अब सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब सेपरेटली दे विल डू द वर्क, इसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। हमारे के लिए क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। मैंने एक वर्ड यूज किया है चेक एंड बैलेंस। अगर लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं है, जुडिशरी इस लॉ को कैंसिल कर देगी। जुडिशरी ने कोई ऐसा जजमेंट दे दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं है, तो लेजिस्लेचर उसको हटा देगी। अगर एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी करते हैं तो लेजिस्लेचर उसके ऊपर कंट्रोल करेगी, एज वेल एज द जुडिशरी इसके ऊपर कंट्रोल करे। इसका मतलब कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट ओवरलैप टू ईच अदर इन एनी कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस थ्योरी।
इससे पहले क्या था, राजा के पास सारी पावर थी, कोई चेक नहीं था, कोई बैलेंस नहीं था, कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं थी, राजा के मजे थे, जो चाहे वो कर सकता था, कोई उसको अपोज नहीं करेगा, क्योंकि उसने एक मैसेज डेवलप कर दिया था लोगों के दिमाग में कि मैं क्या हूं, मैसेंजर ऑफ द गॉड हूं। पर इसने इसको क्रिटिसाइज किया, लोगों को एक नया आइडिया मिला। दूसरे यहां पे जो फिलोसफर है उनका नाम है रूसो। रूसो इज ऑल्सो द फिलोसफर फ्रॉम द फ्रांस। इसने अपनी एक बुक लिखी, बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपस में समझौता करना। दिस बुक वॉज रिटन बाय हिम। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये 1761 के अंदर इसने बुक लिखी थी, 1761 के अंदर। इस बुक के अंदर इसने दो आइडिया बताए। पहला आइडिया ये बताया कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है, जो राजा कह रहा है मैंने बनाया, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बाय पीपल ने की है। लोगों ने क्या किया है, स्टेट को बनाया है, और साथ में एक पर्सन को राजा इसलिए बनाया था कम से कम उनकी कॉमन प्रॉब्लम को वो सोल्व आउट कर सके, इसलिए बनाया। अगर राजा उनकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट नहीं कर पाता तो उस कंडीशन में लोगों के पास पूरा राइट है उस राजा को बदलने के लिए। तो यहां पे कॉज ऑफ रेवोल्यूशन किसने दिया, जीन जैक रूसो ने। सेकेंड वन, इसने बताया कि डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए। डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम आपने पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसमें बताया गया 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि इससे पहले राजा क्या कहता, स्टेट किसने बनाया, मैंने बनाया। इसने बताया स्टेट इज द मेड बाय द पीपल, पीपल ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉमन प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाए, इसलिए राजा को बनाया गया कि वो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेगा। अगर ना कर पाए तो पीपल हैव द राइट टू चेंज द रूलर। तो यहाँ पे कॉज ऑफ रेवोल्यूशन इज गिवन बाय द जीन जैक रूसो, इसलिए इसको फादर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला गया। एक यहाँ पे एक और फिलोसफर थे, इनका नाम था जॉन लॉक। ही वॉज ए इंग्लिश फिलोसफर। इंग्लिश का मतलब ही बिलोंग्स टू द इंग्लैंड। इसने अपनी एक बुक लिखी, बुक का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये कहते हैं यहाँ पे 2 ट्रीटीज हुई हैं लोगों के बीच में। पहला किसमें हुआ, पहले पीपल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम सारी पावर एक पर्सन को देंगे, उसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे और हमारी कॉमन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, उसको राजा बोलेंगे। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट उस राजा और पीपल के बीच में हुआ, इसलिए बोला गया टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इस बुक के अंदर भी बेसिकली 2 आइडियाज दिए गए, किसके द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा। पहला उसने बोला कि जो राजा आइडिया दे रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, रिफ्यूज टू डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। राजा देवीय शक्ति नहीं है, डिवाइन का मतलब होता है देवीय शक्ति, जो भगवान ने इसको पावर दी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड वन, ही अपोज, वो अपोज करता है अनकंसोलिडेटेड पावर ऑफ किंग, कि सारी की सारी जो पावर है राजा के पास नहीं हो सकती और राजा अकाउंटेबल भी नहीं है। पावर ऑफ किंग, इसीलिए पावर पीपल्स के पास होनी चाहिए, ना कि राजा के पास। हाँ, राजा के पास पावर है, पर वो पावर किसके, पीपल की। पीपल ने डिसाइड किया कि वो क्या होगा, राजा होगा। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इनटू द 3 मार्क और 5 मार्क, और मे बी द पार्ट ऑफ एनी 1 मार्क क्वेश्चन कि भाई स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी, ट्रू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट किसने लिखी, और क्या क्या आइडिया दिया। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ये बहुत बढ़िया यहाँ पे टॉपिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब 5th वन आता है प्रोसीजर ऑफ द टैक्स सिस्टम, जहां से रिवॉर्ड स्टार्ट होगा। 5th वन है प्रोसीजर ऑफ टैक्स सिस्टम, कि जो आपका टैक्स है वो कैसे लगता है। अब राजा बहुत क्लेवर पर्सन था, वैसे मानते हैं राजा क्लेवर। राजा ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रखा था जिसमें राजा बिहाइंड ऑफ द सीन होता था, फ्रंट पे कोई और टैक्स लगाते थे। जैसे हमारे देश के अंदर लॉ मेकिंग कौन करती है, पार्लियामेंट, पर पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, लोकसभा। लोकसभा में मेजोरिटी किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर। तो भारत में लॉ वो बनेगा जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहेगा, पर बनाते कौन है, पार्लियामेंट। हम पढ़े हैं कि यहाँ पे 3 स्टेट्स होते थे सोसाइटी के, पहला, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड स्टेट सिस्टम। ये कहता है कि जो टैक्स लगाएगा वो कौन लगाएगा, स्टेट सिस्टम लगाता था। देखिए, पहला जो फर्स्ट स्टेट है इसके अंदर कौन है भाई, क्लेर्जी है। दूसरे में कौन है, नोबिलिटी है, बिलोंग्स टू द किंग कोर्ट। और तीसरे में कौन है, कॉमन पीपल है। अब ये कहते हैं कि जब स्टेट मीटिंग होती थी तो इसके अंदर क्लेर्जी के 300 पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। इसके 300 और इसके 300, सॉरी लास्ट वाले के होते थे 600। पर की खास बात क्या थी, जब वोटिंग करेंगे 300 जब वोट डालेंगे, उसको वोट को 1 काउंट किया जाएगा, इसको 1 काउंट किया जाएगा और इसको 1 काउंट किया जाएगा।
और यहां पे जो टैक्स लगना होता था वो लगता था मेजोरिटी ऑफ वोट पे। अब मेजोरिटी ऑफ वोट कैसे निकालते हैं? टोटल वोट डिवाइड बाय 2 + 1। तो इसका मतलब 3 का मेजोरिटी नंबर कितना है? 2 है। जब 2 वोट मिल जाएंगे तो टैक्स लग जाएगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। अब हमें तो ये पता है कि पहले और दूसरे के ऊपर तो टैक्स ही नहीं लगता, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब इकोनॉमिक कंडीशन फ्रांस की बहुत बेकार थी और सोर्स ऑफ इनकम क्या होता था? टैक्स होता था। ऑलरेडी हम ये बात पढ़ चुके हैं। अब यहां पे जो खास बात है वो क्या है कि राजा चाहता है टैक्स लगे, पर यहां के जो कॉमन पीपल हैं जो यहां पे हैं, अब इसमें भी 600 है, तो यहां पे जो कॉमन पीपल हैं इनको 40,000 लेटर्स रिसीव हुए कि अब की बार टैक्स लगा तो वी आर अनेबल टू सर्वाइव। इसलिए आप अपोज कीजिए नो टैक्स, टैक्स लगे ही ना, क्योंकि फेलियर ऑफ रेनफॉल था जिसकी वजह से पीपल नॉट हैव द सर्वाइवल। फ्रांस के अंदर सब्सिस्टेंस क्राइसिस थे, पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, प्रोडक्शन कम था, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था। राजा कह रहा है मैं टैक्स लगाऊंगा। इसीलिए इन्होंने जो डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट गिवन बाय रूसो, उसके कॉन्सेप्ट को बोला। इस थर्ड स्टेट ने डिमांड रखी, आपकी बात क्या करो, आप वोटिंग कराओ, पर वोटिंग किससे कराओ? डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम से। राजा को मैसेज दिया गया कि दे हैव द डिमांड कि अब की बार डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम से वोटिंग कराओ, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ये एक वोट काउंट नहीं होगा, ये 300 होंगे, ये 300 होंगे और ये 600 होंगे। राजा ने पूछा डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम क्या है? कहना 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। कहना अगर हम इसको एक्सेप्ट करते इससे नुकसान क्या है? कहता है टैक्स नहीं लगेगा। कहना भैया मैं तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। जब राजा ने क्या कर दिया, इसको रिफ्यूज बाय किंग कर दिया। क्या कर दिया? रिफ्यूज बाय किंग, क्योंकि राजा को पता था अगर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्स टाई हो जाएगा। 300 + 300 कितने हो जाएंगे? 600, और इसके अपोजिट में कितने डालेंगे? 600, तो टैक्स नहीं लगेगा। तो रिफ्यूज बाय किंग कर दिया, आई नॉट एक्सेप्ट दिस डिमांड। इसीलिए थर्ड स्टेट ने अपने आप को क्या कर दिया? डिक्लेयर्ड नेशनल असेंबली, कि आज से फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है वो कौन होगी? थर्ड स्टेट होगी। कहना क्यों होगी? क्योंकि हम फ्रांस की 90% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि फर्स्ट और सेकंड तो 10% करते हैं। तो रियल में नेशनल असेंबली कौन है? कॉमन पीपल। दे असेंबल एट द टेनिस कोर्ट। टेनिस वहां पे एक प्लेइंग ग्राउंड था, वहां पे वो असेंबल हुए। वहां पे इन लोगों ने एक ओथ ली, हम क्या नहीं होंगे? नॉट डिस्पर्स, यहां से नहीं जाएंगे जब तक क्या ना हो? नॉट डिस्पर्स, जब तक हम क्या ना बना दे? टिल कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग ना कर दे। किसके लिए? फ्रांस के लिए। ये जो मीटिंग चल रही थी ये जून 1789 में चल रही थी। रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ? जुलाई 1789। इसका मतलब 1 महीने पहले की कहानी। ये सब कुछ हो गया। उसी मीन वाइल में क्या हुआ? एक रूमर स्प्रेड हुई कि राजा ने कुछ ट्रुप्स को भेजा है किसानों की क्रॉप्स को जलाने के लिए, लूटने के लिए। इसलिए फार्मर हैड ए लॉट ऑफ एग्रेशन, इसलिए उन्होंने किसके ऊपर अटैक कर दिया? बेस्टाइल। और बेस्टाइल इज द प्रिजन सिंबलाइज टू द डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग ऑन 14 जुलाई 1789। जैसे ये अटैक हुआ, दिस इज नोन एज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। अब यहां पे जो नेशनल असेंबली है वो किसकी है भाई? थर्ड स्टेट की है। नेशनल असेंबली कौन सी है? थर्ड स्टेट है, जिसके अंदर कौन है? कॉमन पीपल है। नेशनल असेंबली में कौन है? कॉमन पीपल है। और दिस असेंबली रिप्रेजेंट टू 90% पीपल ऑफ फ्रांस। इसका मतलब राजा के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि 90% पॉपुलेशन किसके साथ है? नेशनल असेंबली। 10% किसके साथ है? राजा के साथ है। और कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली किसकी बात मानी जाएगी? नेशनल असेंबली की बात मानी जाएगी। नेशनल असेंबली का औता हम क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। किसका? फ्रांस का। यहां पे नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, और इसको बनाने में लगभग 2 इयर्स लग गए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन 1791 के अंदर डिजाइन हो गया। क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। पहले फीचर्स क्या है इसके? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था लिमिट द पावर ऑफ मोनार्की, राजा की पावर को कम करना है। राजा की पावर को कम करना है क्योंकि वो राजा के रूल से ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थे। अब राजा की पावर कम किस पॉलिटिकल सिस्टम में हो सकती है? उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। दे अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, राजा भी होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर दी जाएगी किसको? इलेक्टेड असेंबली को।
इसका मतलब क्या होगा, जो मोंटेस्क्यू ने फॉर्मूला दिया था कि गवर्नमेंट शुड हैव द 3 ऑर्गन्स, उसको अडॉप्ट कर लिया गया। मोंटेस्क्यू के इस फॉर्मूले को दुनिया में सबसे पहले यूएसए ने लागू किया था। यूएसए मेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन 1787, तब उसने अपने देश में सबसे पहले लागू किया कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होंगे। ये कहते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होंगे। पहला क्या होगा, लेजिस्लेचर होगा, दूसरा कौन सा होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, और तीसरा बेटे जुडिशरी होगा। इसका मतलब 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर देयर। अब ये कहता है लेजिस्लेचर का काम क्या, ओनली लॉ मेकिंग है। इसका मतलब लेजिस्लेचर में कौन होगी, इलेक्टेड असेंबली होगी, फ्रांस के अंदर इलेक्शन होंगे। एग्जीक्यूटिव में किंग होगा। किंग को बेसिकली 2 काम करने थे, जो भी लॉ ये बनाएगी इसको अप्लाई करेगा, साथ में इसको वीटो कर सकता है। वीटो का मतलब मना कर सकता है, पर दोबारा से बिल पास होके चले गया तो राजा को अप्लाई करना पड़ेगा। और जुडिशरी का काम था कि लॉ को क्या किया जाए, चेक किया जाए ये सारा काम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है। इस इलेक्टेड असेंबली के अंदर 745 मेंबर्स थे। कितने मेंबर थे भाई, 745 मेंबर्स। दे हैव बीन इलेक्टेड बाय द 50,000 इलेक्टोरल्स। इलेक्टोरल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो किसी और के द्वारा इलेक्टेड हो। जैसे कि आपने मेरे को इलेक्ट किया, मैंने दूसरे को इलेक्ट किया। इसका मतलब यहां पे इलेक्टेड असेंबली का इलेक्शन इनडायरेक्ट हो गया, आपने मेरे को, मैंने उसको। मैं क्या कहलाऊंगा, इलेक्टोरल कॉलेज कहलाऊंगा। इसका मतलब ग्रुप ऑफ द इलेक्टेड पीपल। इन 50,000 लोगों को 4 मिलियन लोगों ने इलेक्ट किया था। अब 4 मिलियन, फ्रांस की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 28 मिलियन थी। इसका मतलब 4 मिलियन लोगों को ही राइट टू वोट मिला, दूसरे लोगों को राइट टू वोट नहीं मिला। अब यहां पे क्या किया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फ्रांस के पीपल थे दे वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए। एक को बोला गया एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स का मतलब था द पर्सन दोज हैव राइट टू वोट, जिनको क्या दे दिया गया, राइट टू वोट दे दिया गया। पर राइट टू वोट के लिए कंडीशन बनाई गई। वो कहता है क्या, पहली कंडीशन ये किसको मिलेगा, ओनली मेल को मिलेगा। दूसरा जिनकी एज अबाउट 25 ईयर्स होंगी। और तीसरा जो 3 डेज अपने वेजिस में से क्या देगा, टैक्स देगा, उसको ही मिलेगा। नेक्स्ट वन, जो रहेंगे उनको क्या बोला जाएगा, पैसिव सिटीजन बोला जाएगा। पैसिव सिटीजन्स का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको क्या ना मिले, नॉट राइट टू वोट। इसमें कौन लोग आ जाएंगे, बस उसके अपोजिट लिख दीजिए। इसमें सारी फीमेल आ जाएंगे, जिनकी बिलो एज 25 ईयर्स है वो आ जाएंगे, और जो 3 दिन का टैक्स नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल होंगे, वो नहीं कर पाएंगे। एक और इसकी खास बात की गई कि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं नेचुरल राइट्स। देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स को बोलते हैं इनएलिएनेबल राइट्स। इनएलिएनेबल राइट्स का मतलब होता है ऐसे राइट्स विच इज द गिवन बाय द नेचर, जिसको कोई छीन नहीं सकता। नेचुरल राइट्स सभी को दे दिया गया, ऑल पीपल, डजंट मैटर दे आर द एक्टिव और पैसिव। और जो नेचुरल राइट्स होते हैं वो 3 बताए गए थे। हर एक व्यक्ति के पास राइट टू स्पीच होगा, बोलने की आजादी होगी। हर एक व्यक्ति के पास राइट टू लाइफ होगा। और तीसरा, हर एक व्यक्ति के पास राइट टू प्रॉपर्टी होगा। और नेचुरल राइट का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज गिवन बाय द जॉन लॉक। दिस आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस 1791। यू राइट लाइक दैट, यू विल बी गिवन द फुल मार्क्स इन योर स्कूल एग्जाम, बट थोड़ा सा इसके सामने आप सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 विच वॉज मेड बाय नेशनल असेंबली, जो किससे बनी हुई थी भाई, कॉमन पीपल से, 3rd स्टेट से थी। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसका नाम लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के आपने 3 एस्पेक्ट पढ़ने हैं। पहला एस्पेक्ट देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, सबसे ज्यादा लॉस। मेरे को लगता है सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है वो राजा को हुआ है, क्योंकि राजा की पावर को कम कर दिया गया है। ये कहते हैं सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ है, कहता है बेनिफिट उसको हुआ है जिसको राइट टू वोट मिल गई। इसका मतलब ऐसे लोग जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरियस पीपल थे, जिनके पास इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ज्यादा थी, सोर्स ऑफ इनकम थे, मेल थे, दे आर एबल टू पे 3 डेज टैक्स टू द स्टेट थे, उनको फायदा हुआ। कहते हैं इसके अलावा एक ऐसा ग्रुप है जिसको लॉस तो नहीं कह सकते,
पर नॉट बेनिफिट, उसको बेनिफिट नहीं हुआ है। बेनिफिट किसको नहीं हुआ है? बेसिकली ऐसे लोग जिनको हमने क्या बोला है, पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स का मतलब ऐसे लोग जिनको राइट टू वोट नहीं मिला है, और ऐसे लोग जो बिलो अबाउ द एज ऑफ 25 ईयर्स थे, 3 दिन का टैक्स नहीं दे सकते थे। हम ये भी लिख सकते हैं लेस इकोनॉमिक प्रोस्पीरियस पीपल, जिसमें फीमेल भी आ गई। इनको क्या नहीं मिला, राइट टू वोट नहीं मिला, इसलिए वो ज्यादा खुश नहीं थे किससे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 से। इसीलिए जिन लोगों को राइट टू वोट नहीं मिला, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। अब आपको लगेगा सर जैकोबिन क्लब, क्लब तो डांसिंग के लिए होता है, एंजॉयमेंट के लिए होता है। नहीं, यूरोप के अंदर क्लब का जो कॉन्सेप्ट आया था वो किसके लिए आया था, इंटेलेक्चुअल पीपल, ऐसे लोग जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सोचते हैं, वो क्लब ज्वाइन करते थे और दे थिंक अबाउट की सोसाइटी की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है। उनमें से एक फेमस नाम है जैकोबिन क्लब। अब क्वेश्चन आएगा किसने बनाया, आप बोलोगे इट वॉज मेड बाय लेस प्रोस्पीरियस पीपल, ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली क्या नहीं थे, प्रोस्पीरियस नहीं थे। या मैं ये लिखूं कि इट वॉज मेड बाय द पैसिव सिटीजन्स, ये भी ठीक होगा क्योंकि इनको राइट टू वोट नहीं मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लीडर कौन था? इसके जो लीडर का नाम था, आगे आपको पढ़ना है इसके बारे में, कमाल का व्यक्ति था ये, मैक्सिमिलियन रॉसपियर इसका नाम था, इसका लीडर था। इनका एक ड्रेस कोड था, क्योंकि बहुत सारे क्लब बनते थे और ड्रेस कोड से पता लगता है कि एक किस क्लब का मेंबर है। जैसे कि हर एक स्कूल के बच्चे की डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वे ऑफ द यूनिफॉर्म है, उसे पता लग जाता है बच्चा किस स्कूल से बिलोंग करता है। तो ड्रेस कोड, यहाँ पे ड्रेस कोड में दे वियर द रेड कैप, क्या पहनते थे वो, रेड कैप। रेड कैप रिप्रेजेंट टू, चलो इसको रेड को रेड से ही लिख लेते हैं जब हमारे पास फैसिलिटी है। तो दे वियर द रेड कैप। अब ये कहता है कि जो रेड कैप है, रेड कलर रिप्रेजेंट टू लिबर्टी, किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, लिबर्टी को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड पॉइंट ये कहते थे कि दे वेयर द ट्राउजर्स, एक ट्राउजर्स पहनते थे और जिसके ऊपर क्या होती थी, लॉन्ग स्ट्रिप्स होती थी, जैसे कि डॉक वर्कर्स की होती है, डॉक वर्कर्स जो पहनते। और इसके अंदर क्या फीमेल भी मेंबर थी, बिल्कुल थी, क्योंकि वो भी पैसिव सिटीजन्स में आती है। ये कहता है कि इसके फंक्शन क्या था, मेनली ये काम क्या करता था। ये बेसिकली 2 फंक्शन करता था। पहला तो जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती थी उनको एवेल्यूएट करता था, एवेल्यूएट टू पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो उसको एनालिसिस करके लोगों को अवेयर करना। दूसरा, इन लोगों की डिमांड थी किसकी, राइट टू वोट, हमें क्या मिलना चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए। ये इनकी बेसिकली डिमांड थी कि हमें भी राइट टू वोट मिले, हमें क्यों नहीं मिला। अब देखना जब ये लोग पावर में आएंगे फिर ये भी यही गेम खेलेंगे, कुछ लोगों को राइट टू वोट देंगे और कुछ को नहीं देंगे। तो दिस इज अबाउट द जैकोबिन क्लब। 4 पॉइंट याद रखने हैं। इट वॉज मेड बाय द लेस प्रोस्पीरियस पीपल, दोज वर टाइटल है द पैसिव सिटीजन। इनके जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉसपियर थे। ड्रेस कोड रेड कैप रिप्रेजेंट टू लिबर्टी, ट्राउजर लॉन्ग स्ट्रिप लाइक ए डॉक वर्कर्स, फंक्शनिंग एवेल्यूएट टू पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड डिमांड राइट टू वोट, वी शुड हैव द राइट टू वोट। अभी मैंने आपको बताया इनमें से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है किसका, मोनार्की। ये खुश नहीं था इस सिस्टम से, क्यों नहीं था, क्योंकि इसके राजा की पावर को कम कर दिया गया था। इसलिए यहां का जो राजा था जिसका नाम था लुइस 16, वो चाहता था कि मैं दोबारा से पावर में आ जाऊं, पर पावर में तब आऊंगा जब लोगों को इस बात का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि राजा ही फ्रांस को रूल कर सकता है। कहता है उसके लिए क्या करें, उसके लिए जो ये पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, इसकी इंसल्ट होना बहुत जरूरी है, इसको फेलियर दिखाना पड़ेगा। और उसकी फेलियर के लिए इसने क्या किया, एक सीक्रेट ट्रीटी की 2 कंट्रीज के साथ, ट्रीटीज की। किसके साथ, एक कंट्री होती थी ऑस्ट्रिया जहां पे हैब्सबर्ग एम्पायर होता है, रूल ऑफ मोनार्की था, और दूसरा एक कंट्री होता है प्रूशिया, यहाँ पे भी रूल ऑफ किंग होता था। तो और ये लोग भी चाहते थे फ्रांस में मोनार्की आए, क्यों, क्योंकि उनको लगता है अगर फ्रांस में मोनार्की खत्म होगी तो कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री से इन लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी हमारे खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए। इसलिए इसने क्या किया, इनके साथ ट्रीटी की और इनको इनवाइट किया, भैया क्या करो, टू अटैक ऑन फ्रांस कर दो। और आप जब फ्रांस के ऊपर अटैक करोगे तो फ्रांस क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो लोगों को एक सिंपल आइडिया जाएगा, सिंपल एक मैसेज जाएगा कि फ्रांस को कौन रूल कर सकता है, ओनली मोनार्की, क्योंकि राजा के पास क्या दैवीय शक्ति है, डिवाइन पावर है। इसलिए पर इसके अटैक करने से पहले ही किसको पता लग गया, नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली क्या थी, लेजिस्लेचर थी। और नेशनल असेंबली को जैसे पता लगा तो नेशनल असेंबली कहती है कि वो हमारे ऊपर क्या अटैक करेंगे, हम ही उनके ऊपर अटैक कर देते हैं।
इन्होंने बोल दिया कि हम क्या करेंगे, डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ऑफ ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। पर फ्रांस की बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इतनी बड़ी आर्मी कहां से लाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया प्रूशिया दोनों ही पावरफुल कंट्री हैं और हमारे पास तो इतना पावरफुल मिलिट्री सिस्टम नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने लोगों से रिक्वेस्ट की कि अगर आप फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हो तो आप क्या करो, रिक्रूट इन आर्मी हो जाओ, आप हमारी आर्मी में आ जाओ, देश के लिए लड़ो। और देखिए जब लोगों में नेशनलिज्म होता है तो वो अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। रिक्रूटमेंट इन आर्मी, और बहुत सारे ऐसे फ्रांस के लोग जो वॉलंटियर्स थे और इन वॉलंटियर्स रिक्रूटेड टू देमसेल्फ इनटू द आर्मी। देखिए बहुत अभी लेटेस्ट एग्जांपल है आपके पास। लेटेस्ट एग्जांपल क्या है कि जो फ्रांस है, यहां पे देखिए जो फ्रांस है वो खुद कह रहा है कि मेरे ऊपर अटैक कीजिए, क्योंकि वहां का राजा अपने आप को पावर में लाना चाहता है। और अभी लेटेस्ट रशिया अटैक ऑन द यूक्रेन, सबको लगता था यूक्रेन छोटा सा देश है, रशिया भी मार भगाएगा इसको और यूक्रेन बुरी तरह से हारेगा। पर देखिए यूक्रेन आज तक लड़ रहा है क्योंकि वहां के लोगों में नेशनलिज्म है। जब ये फीलिंग आ जाती है नेशनलिज्म की तो फिर आप किसी भी कंट्री को इजीली डिफीट कर सकते हो। जापान एक बहुत छोटा सा देश है। जापान ने 1907 में दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया को हरा दिया क्योंकि दे हैड नेशनलिज्म। इसलिए नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10th क्लास में 2 चैप्टर है नेशनलिज्म को लेके, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। अब ये कहता है कि रिक्रूट इन द वॉलंटियर्स हो गए, इनमें जोश लाने के लिए यहाँ पे एक सॉन्ग सिंग किया गया और उस सॉन्ग को जो कंपोज किया गया था, कंपोज्ड बाय एक यहाँ पे पर्सन होते थे जिनका नाम था रोजेट डी इसले, जिन्होंने इसको कंपोज किया गया। इट वॉज कंपोज एट, एक सिटी है यहाँ पे एक सिटी है, इस सिटी में इसको सिंग किया गया और इसी को क्या नाम दे दिया गया, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, तो ये नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर दिया गया और फाइनली इसको डिफीटेड कर दिया गया। और जैसे ये डिफीटेड किया तो पता तो लगा कि राजा ने ही बोला था। राजा को बोला गया भैया आपकी छुट्टी आज से, आप काम पे नहीं आओगे, जैसे प्राइवेट जॉब में। अब ये कहते हैं 21 सितंबर 1792 को राजा को क्या कर दिया गया, किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। रिमूव कर दिया गया कहां से भाई, एग्जीक्यूटिव से। जब इसको रिमूव कर दिया गया एग्जीक्यूटिव से तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव में कोई बंदा आएगा। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में हेड कौन है, राजा है, इसलिए यहाँ को क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। इलेक्टेड असेंबली ने डिसाइड किया कि हमारे देश की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा नेशनलिज्म कौन लेके आया, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर आया, क्योंकि इसके कहने से जैकोबिन क्लब के बहुत सारे लोग आर्मी के अंदर रिक्रूट हुए थे। तो नेशनल असेंबली ने डिसाइड किया आज से हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जीक्यूटिव का हेड होगा वो कौन होगा, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर होगा। एग्जीक्यूटिव क्या होगा, हेड होगा, वो किसका, एग्जीक्यूटिव का, उसका नाम क्या था, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। और मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर किसका लीडर था, जैकोबिन क्लब का। जब किसी देश का हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड हो उस कंट्री को बोलते हैं रिपब्लिक। तो फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक। हाउ टू द फ्रांस बिकम ए रिपब्लिक, बिकॉज मोनार्की, राजा को पावर से हटा दिया गया। और जैसे राजा को पावर से हटाया तो यहां पे क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव का हेड इलेक्टेड पर्सन हो गया, ये क्या बन गया, रिपब्लिक। इन्होंने भी 1792 के अंदर अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने क्या लिखवाया कि जो राइट टू वोट है, जो राइट टू वोट है वो अभी भी किसको मिलेगा, मेल को मिलेगा, पर अबाउ द एज ऑफ 21 ईयर्स को मिलेगा। और जो राइट टू प्रॉपर्टी वाली जो टैक्सेस वाली कंडीशन थी इसको हटा दिया। कुल मिला के विमेन को अभी बेनिफिट नहीं हुआ, जबकि विमेन किसका पार्टी, जैकोबिन क्लब। क्योंकि यूरोप की जो सोसाइटी थी उसमें ज्यादातर जो लोग थे वो इस बात के फेवर में थे ही नहीं कि विमेन को क्या मिले, राइट टू वोट मिले। तो यहाँ पे रिपब्लिक बन गया कौन, ये बन गया। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसका नेशनल एंथम का नाम क्या है, तो आप याद रखो मर्सिलीज है। तो उसका जो नेशनल एंथम है वो क्या है भाई, मर्साइल्स है। तो मर्साइल्स सिटी का नाम है। तो दिस इज थिंग अबाउट दिस वन। फाइनली जो राजा है इसको क्या कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूटेड कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूटेड का मतलब है इसको फांसी पे टांग दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और एग्जीक्यूटेड जब इसको किया गया तो 21 जनवरी 1793 को किया गया। तो यहाँ पे अब राजा का रूल खत्म हो गया, फ्रांस रिपब्लिक बन गया। जैसे ही फ्रांस रिपब्लिक बना अब यहाँ पे रूल किसका है, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। सारी पावर किसके पास है, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। रॉबस्पियर ने कुछ लॉ बनाए और वो लॉ इतने हार्श थे कि लोगों ने क्या बोल दिया इसको, ये क्या भाई
रेन ऑफ टेरर है, मतलब लोगों को बहुत ज्यादा डर फैला दिया गया। अगर कोई भी पर्सन मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को अपोज करेगा उसको मार दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, और एक इक्विपमेंट है ग्लूटाइन कर दिया जाएगा, उसको बी एडिड कर दिया जाएगा। ये कहता है रेन ऑफ टेरर किसके टाइम में आया? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के टाइम में आया। कब से कब तक रहा? 1793 से लेके 1794 तक। इसका मतलब ये 94 तक ही रूल करेगा। अब बोलते हैं ऐसा क्या कर दिया इसने, क्या किया, यहाँ पे कुछ लॉ बनाए, स्ट्रिक्ट लॉ बनाए। अब वो कहता है कि जो स्ट्रिक्ट लॉ थे वो क्या थे? स्ट्रिक्ट लॉ ये थे, नो बडी अपोज, कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा? अपोज नहीं करेगा किसको? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को। नो प्रोटेस्ट, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। थर्ड वन, यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम होगा, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का ही क्लब क्या होगा? पावर में रहेगा, और सारे क्लब को क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता तो उसके लिए रिगोरियस पनिशमेंट रखी गई। पनिशमेंट में क्या था? उसको बिहाइंड ऑफ द बार जेल में भेज दिया जाता था। अगर ज्यादा लगता था तो उसको क्या किया जाता? ग्लूटाइन किया जाता था। क्या किया जाता? ग्लूटाइन। अब ग्लूटाइन क्या है? एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे पर्सन क्या होता था? बी हेडेड हो जाता था। बी हेडेड का मतलब बिना गर्दन के, बी हेडेड। जैसे एक इक्विपमेंट था जिसमें दो पोल्स होते हैं, ऊपर एक शार्प ब्लेड होता था, यहाँ पे गर्दन ब्लेड आएगा, गर्दन के ऊपर लगेगा और आप क्या हो जाओगे? बी हेडेड। जब आप किसी को ऐसे होते हुए देख लो, क्या कोई डेयर करेगा उसको अपोज करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। बट ही बिलीव्स इन द इक्वालिटी। वो चाहता था मेरी सोसाइटी में क्या है? इक्वालिटी आए। इक्वालिटी लाने के लिए इसने 2-3 रूल्स बनाए। पहला, इसने अपने कंट्री के अंदर बैन टू स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है जब किसी भी पर्सन को खरीदा और बेचा जाता है काम करने के लिए, तो यहां पे क्या कर दिया? इसको बैन कर दिया। दूसरा, इसने क्या किया कि हर एक पर्सन ओनली ईट टू द ब्लैक ब्रेड। ये एक ब्लैक ब्रेड जिसकी लो क्वालिटी होती थी वो खाएगा। यहाँ पे जो क्रॉप्स के प्राइस थे वो क्या कर दिए गए? फिक्स कर दिए गए। साथ में एक कॉन्सेप्ट लाया कि हर एक व्यक्ति, मेरी जो गवर्नमेंट है उसके जो अथॉरिटी है उसको क्या बुलाएगा? सर। क्या बुलाएगा? मैडम। तो ये सर और मैडम का कॉन्सेप्ट वहीं से आया, ये करेगा। अब देखिए हर एक चीज की लिमिट है, आपको एक लेवल तक डराया जा सकता है। जैसे व्हेन वर यू किड, आपको डराया जाता था कि बाहर मत जाइए, बाहर भाऊ आ जाएगा। अब वो आपको थोड़ा पता, आपको लगा पता नहीं क्या होगा, इसलिए आप बाहर नहीं जाते थे। क्या वो डर अब भी है? बिल्कुल भी नहीं है। आप तो कहते हैं सामने है, देखता हूं कौन है, नहीं ना। तो उसी तरह से फाइनली 1794 में लोगों ने मैसिव प्रोटेस्ट किया और फाइनली इसको ये क्या कर दिया? गिलोटाइन कर दिया गया। किसको? गिलोटाइन टू रॉबस्पियर, जो लोगों को करता था। इसका मतलब अगर गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट कि व्हाई रेन ऑफ टेरर इज नोन अंडर द रूल ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। अब फ्रांस के अंदर एक नया सिस्टम है जिसको बोलते हैं डायरेक्टरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी सिस्टम। डायरेक्टरी सिस्टम का मतलब था कि यहां पे क्या होगी? ड्यूल लेजिस्लेचर होगी। इसका मतलब जैसे फेडरलिज्म में है, जैसे भारत में ड्यूल लेजिस्लेचर है, एक स्टेट की है, हमारे हरियाणा के लिए एक लॉ बनाते हैं, एक पूरे भारत के लिए लॉ बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ड्यूल लेजिस्लेचर। जो यहाँ पे डायरेक्टरी सिस्टम आया, इसने काम किया भाई 1794 से लेके 1804 तक, लगभग 10 ईयर्स तक इसने फ्रांस के अंदर काम किया। डायरेक्टरी की खास बात क्या है? कहता है कि इट इज द ड्यू लेजिस्लेचर। एक फ्रांस के छोटे से स्टेट की लेजिस्लेचर होगी, एक पूरे फ्रांस की लेजिस्लेचर होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्यू लेजिस्लेचर, जैसे इंडिया के अंदर भी है। दूसरा क्या बोला गया? ड्यू लेजिस्लेचर कुछ मेंबर इलेक्ट करेगी, वो मेंबर कहां पे जाएंगे? एग्जीक्यूटिव। जब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के मेंबर को इलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे भारत के अंदर लोकसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी होगी उसी के मेंबर किस में जाएंगे? एग्जीक्यूटिव में। वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव में प्लूरल होंगे, प्लूरल मेंबर्स होंगे, मतलब एक से ज्यादा मेंबर्स होंगे। आज भी स्विट्जरलैंड की जो एग्जीक्यूटिव है उसमें प्लूरल मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होंगे? 5 मेंबर्स होंगे। वो कहते हैं प्लूरल मेंबर ही क्यों ले गए? क्योंकि उनको लगता था पावर शुड नॉट बी सेंट्रलाइज। पावर क्या नहीं होनी चाहिए? नॉट बी सेंट्रलाइज। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने करके देखा, सारी पावर किसको दे दी? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को। और उसने क्या किया? इसका मिसयूज किया। वो चाहते थे कि पावर एक पर्सन के पास ना जाए, इसलिए पावर क्या ना हो? मिसयूज ना हो। पर ये जो डायरेक्टरी सिस्टम था ये क्या हो गया? फ्रांस के अंदर फेलियर हो गया। वो कहता है क्यों फेलियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लैश रहता था किसके बीच में? बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। लेजिस्लेचर को लॉ बना के देने थे, एग्जीक्यूटिव को अप्लाई करने थे, पर एग्जीक्यूटिव में मेंबर्स कितने हैं? 5 मेंबर्स हैं, और 5 मेंबर को डिसीजन किससे लेना था? मेजोरिटी से लेना था।
और मेजोरिटी इनमें बन नहीं पाई क्योंकि हर एक पर्सन का डिफरेंट ओपिनियन था। मेजोरिटी का मतलब जो 3 मेंबर एग्जीक्यूटिव के यस बोलेंगे वो लॉ अप्लाई होगा। लेजिस्लेचर इस बात को लेके परेशान थी, मैं लॉ बना के देती हूँ, तुम लॉ अप्लाई नहीं करते। एग्जीक्यूटिव कहता है कि हम इसलिए परेशान है क्योंकि हमारे में कंसेंट नहीं बन पाती। इसका मतलब जो फ्रांस है वो डिफरेंट टाइप्स के पॉलिटिकल सिस्टम से जूझ रहा था और ये पॉलिटिकल सिस्टम इतनी बुरी तरह से जूझ रहा था, इसका कोई भी फायदा उठा सकता था। अब इसका फायदा किसने उठाया? नेपोलियन ने उठाया। किसने उठाया? नेपोलियन। अब नेपोलियन कौन है? नेपोलियन का जो रूल है यहाँ पे 1804 से लेके 1815 तक, ये 1815 में इसको हरा दिया गया। नेपोलियन का जब भी क्वेश्चन आएगा 4-5 बातें बढ़िया लिखो नेपोलियन के बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में लिखी थी, पहले लिखे ही वॉज ए आर्मी जनरल, ये फ्रांस का आर्मी जनरल था, पर इस बात को लेकर दुखी था कि फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत बेकार है। ही वॉज अगेंस्ट, ये अगेंस्ट था, किसके? अगेंस्ट टू मोनार्की। उसको लगता था फ्रांस की जो दैन्य स्थिति है वो रूल ऑफ मोनार्की है। पर इसी ने क्या किया बेटे? डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। जो फ्रांस में डेमोक्रेसी होती थी उसको डिस्ट्रॉय किया। क्वेश्चन आएगा पावर में क्यों आया? क्योंकि ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या है? बार बार यहाँ पे रूलर चेंज हो रहे हैं। 1789 से पहले यहाँ पे क्या होता था? रूल ऑफ किंग होता था। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आया, 1792 में रिपब्लिक आ गया, 1794 के अंदर डायरेक्टरी आ गया। कोई भी इनकी प्रॉब्लम का सोल्व नहीं कर पा रहा। पर इसका एक विजन था कि मेरे को फ्रांस को क्या बनाना है? मॉडर्न नेशन स्टेट, ऐसा नेशन स्टेट जो अपनी सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। इसीलिए नेपोलियन ने क्या किया? कुछ रूल्स बनाए फ्रांस को क्या बनाने के लिए? मॉडर्न नेशन स्टेट। उन रूल्स को उसने नाम दिया नेपोलियनिक कोड, या फिर दूसरा नाम है सिविल कोड। कहीं पर 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। दे वर मेड इन द 1804। कब बनाएंगे? 1804 में बनाएंगे। अब ये कहता है कि नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड में है क्या? पहला इसने बोला कि अबॉलिश ऑल स्पेशल राइट्स, जितने भी स्पेशल राइट्स हैं उसको आप क्या कर दो? अबॉलिश कर दो। बेस्ड ऑन बर्थ, किसी के पास भी राइट नहीं होंगे किसके आधार पे? बेस्ड ऑन बर्थ के आधार पे। जिससे सोसाइटी में क्या आएगी? इक्वालिटी आएगी। और ये अच्छा इनिशिएटिव था। दूसरा उसने बोल दिया कि देयर इज अ प्रोटेक्शन फॉर द प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते थे और सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी को। उसने बोला अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा तो उसी को पे करना पड़ेगा। तीसरा इसने क्या कर दिया? यूनिफॉर्मिटी इन सिविल कोड। इन सिविल कोड का मतलब होता है सिविल मैनी सिटीजन, कोड मैनी रूल्स। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी, लॉ सबके लिए एक जैसे होंगे। यूनिफॉर्मिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वेट सिस्टम, यहाँ पे जो मेजरमेंट वेट सिस्टम होता था उसके अंदर क्या कर दिया इन्होंने? यूनिफॉर्मिटी लेके आए। इसके लिए एक सिस्टम लेके आए थे, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है कि जो आपके पॉइंट के बाद की फ्रैक्शंस होती हैं, जैसे कि 1.678 kg जो भी है, डेसिमल का मतलब है जो पॉइंट के बाद के नंबर होते हैं। साथ में इसने क्या किया? यहाँ पे कुछ और गलत चीजें थी, उनको अबोलिश कर दिया। जैसे अबोलिश किया बच्चे क्या? फ्यूडल सिस्टम को। फ्यूडल सिस्टम में सारे राइट कुछ लोगों के पास होते थे लैंड से रिलेटेड। एक यहाँ पे फोर्थ लेबर होती है, इसको बोलते सर्वडम, तो उसको भी क्या कर दिया? बैन कर दिया, फोर्थ लेबर नहीं होगी। पर नेपोलियन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? एक तो मोनार्की के अगेंस्ट था, दूसरा बहुत ज्यादा वॉर लड़के फ्रांस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। इसलिए जो कंट्री मोनार्की को सपोर्ट करती हैं तो 4 कंट्रीज ने अलायंस बनाया, क्योंकि उनको पता था अकेले तो हम नहीं हरा सकते हैं। पहला इसके अंदर एक कंट्री होती थी, उसका नाम क्या था? ऑस्ट्रिया। सीआ याद रखो बस, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया। फिर एक कंट्री है जिसका नाम है रशिया, और एक कंट्री सबसे लास्ट में जो मोनार्कियल सिम्बलाइज है, इसका नाम है ब्रिटेन। इन 4 कंट्रीज ने अलायंस बनाया किसके अगेंस्ट? नेपोलियन के अगेंस्ट। मेरे को पता थोड़ी क्लास लंबी हो रही है, बट कीप पेशेंस। बस एंड पे आ चुके हैं, 10 मिनट की हार्डली क्लास रहेगी, 10 से भी कम ही रहेगी और आपका टॉपिक कंप्लीट है। नेपोलियन को क्या कर दिया? डिफीटेड कर दिया। डिफीटेड कहाँ किया? एट वाटरलू। वाटरलू कहाँ पे है भाई? बेल्जियम के अंदर। और दोबारा से फ्रांस में क्या आ गई? मोनार्की आ गई। 1815 में इसको हरा दिया गया। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको हम वियना कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, और वियना कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड कर दिया गया कि जो फ्रांस है, फ्रांस के अंदर दोबारा से फिर क्या होगा? रूल ऑफ मोनार्की होगा। अब 2 टॉपिक हो रहे हैं, कंडीशंस ऑफ वीमेन। फ्रांस के अंदर जो कंडीशन ऑफ वीमेन है वो कैसी थी? अब देखिए हमने पढ़ा ही है कि 1791 के अंदर उनको राइट नहीं दिए गए, नेचुरल राइट जरूर दिए गए। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक इसके अंदर पढ़ा
कि बेसिकली 1792 का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें उनको राइट नहीं दी, फिर यहाँ पे डायरेक्टरी बनी उसमें राइट टू वोट नहीं दिया गया। कुल मिला के नेपोलियन तो राइट टू वोट के फेवर में है ही नहीं। तो यहाँ पे जो विमेन थी वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड थी। एक थी अपर क्लास जो एरिस्टोक्रेट्स फैमिली होती थी, जो रिच फैमिली होती थी, उससे रिलेटेड थी। दूसरा क्या था, फ्रांस के अंदर लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता था जो गरीब तबका था। अब ये कहते हैं कि जो अपर क्लास से थी उनको राइट टू एजुकेशन था, दे कैन टेक द राइट टू एजुकेशन। वो एजुकेशन उनको अधिकार था, या तो एजुकेशन उनको होम पे दी जाती थी, घर पे ट्यूटर पढ़ने आना नहीं आता था, या फिर वो कहाँ पे जाती थी, कॉन्वेंट के अंदर। कॉन्वेंट का मतलब होता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर। जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी उनको कोई मतलब ही नहीं था कि हमारे पास कोई राइट है, नहीं है, क्योंकि उनका तो सर्वाइवल ही बड़ा मुश्किल था। इसीलिए वो क्या करती थी, हाउस होल्ड वर्क करती थी। एरिस्टोक्रेट्स की फैमिली में हाउस होल्ड वर्क हो गया, या फिर क्या करती थी, लॉन्ड्रीज के ऊपर काम करती थी, या फिर क्या करती थी, स्ट्रीट वेंडर थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसके ऊपर वो काम करते अपने सर्वाइवल के लिए। इसका मतलब दोनों की कंडीशन अलग अलग है। पर जो अमीर फैमिली से थे एरिस्टोक्रेट्स, उन्होंने अपने क्लब बनाने स्टार्ट कर दिए। उनमें से एक बहुत सारे क्लब थे, एक फेमस क्लब था, इसका नाम था रेवोल्यूशनरी क्लब, रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन क्लब। और इस क्लब की बेसिकली जो डिमांड थी वो क्या थी, दो डिमांड थी। हमें क्या चाहिए, राइट टू वोट चाहिए, हमें राइट टू वोट दो, क्योंकि राइट टू वोट तो उनको मिला ही नहीं था। और दूसरा हमें क्या चाहिए, फेयर अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसके अंदर, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर। फेयर अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का मतलब है जो गवर्नमेंट जॉब है उसके अंदर हमें फेयर अपॉर्चुनिटी दे। हाँ, कुछ काम किए गए किसके द्वारा, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे अब देखना, तीन वर्ड याद रखने हैं आपने। पहला देखिए एक वर्ड आएगा ओल्ड रिजीम, इट वॉज अंडर द रूल ऑफ मोनार्की। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो यहाँ पे मानी गई है वो किसको माना गया है, जो 1792 की मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की गवर्नमेंट। इसने कुछ काम किए, वर्क्स फॉर वीमेन, वीमेन के लिए कुछ काम किए गए। वो काम क्या किए गए, जैसे कि एलिमेंट्री वो एजुकेशन वॉज कंपल्सरी, कि हर एक लेडीज के लिए कंपल्सरी कर दिया गया कि वो क्या ले सकती है भाई, एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है बेसिक एजुकेशन वो ले सकती है। सेकंड कर दिया गया फ्रीडम ऑफ मैरिज, जिससे उसको शादी करना है वो कर सकती है, फ्रीडम ऑफ मैरिज कर दिया गया। तीसरा डिवोर्स वर लीगल, कि अगर किसी को सेपरेट होना है तो उसको डिवोर्स के थ्रू अलग होना पड़ेगा, डिवोर्स वॉज लीगल, लॉ के थ्रू लेना पड़ेगा। एक लंबे प्रयास के बाद, बहुत लंबा प्रयास है, क्या कहें इसके बारे में, वीमेन को क्या मिला, राइट टू वोट मिला। क्या मिला भाई, राइट टू वोट। और राइट टू वोट जो वीमेन को मिला वो 1946 में मिला। देखिए कहां पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुई और वीमेन को कब मिल रहा है भाई, 1946 में। दिस इज द टॉपिक अबाउट द वीमेन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ये भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे पहले वीमेन को राइट टू वोट किस कंट्री ने दिया, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वन, अब लास्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं स्लेवरी। देखिए स्लेवरी क्या होती है, जब किसी पर्सन को खरीदा जाता है और खरीदने के बाद जिसने इसको खरीदा वो अपने मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्लेवरी। स्लेवरी के अंदर वो क्या करता है, टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ मास्टर। अब आपको लगेगा कि सर हम भी टीचर के ऑर्डर फॉलो करते हैं, कि हम स्लेव है, नहीं, टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ मास्टर। इसमें 100% फॉलो करना पड़ता है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। बच्चे तो क्वेश्चनिंग करते, बताते हैं कि कल मैं आया नहीं था इसलिए होमवर्क नहीं किया, नहीं, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी, स्ट्रेट आपको ऑर्डर को फॉलो करने पड़े। यहां पे जो स्लेवरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ट्रायंगुलर फॉर्म में था। किस फॉर्म में था भाई, ट्रायंगुलर फॉर्म में था। यहां पे 3 कॉन्टिनेंट कनेक्ट थे। पहला जो कॉन्टिनेंट था अफ्रीका, ज्यादातर जो स्लेव थे ब्लैक पीपल, जिसको निग्रोस बोला जाता था, उनको समुद्र के रास्ते से वॉवेज करके कहां पे लाया जाता था, यूरोप। कहां पे लाया जाता था, यूरोप। यूरोप के अंदर हम किस कंट्री को पढ़ रहे हैं, फ्रांस। ये समुद्री रास्ते से आती थी, लॉन्ग वॉवेज होती थी, और बहुत सारे तो कई बार इनकी डेथ भी हो जाती थी, बीमार हो जाते थे, क्योंकि कई कई महीने की ट्रेवलिंग होती थी। तो और बहुत मतलब इनको एक कम स्पेस होता था और लॉन्ग वॉवेज होती थी। फ्रांस के 2 पोर्ट इससे रिलेटेड है। पहले का नाम है नेंटेस और दूसरे का नाम है बोर्डेक्स। ये 2 यहाँ पे पोर्ट्स थे रिलेटेड टू द ट्रेड। फिर ये यूरोप के लोग क्या करते थे, इनको सारे स्लेव्स को अमेरिका, अमेरिका का मतलब यहाँ पे अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वहां पे भेज दिया जाता था। अमेरिका के अंदर बहुत सारे आइलैंड्स थे,
इन आइलैंड्स के लिए सुटेबल था, क्योंकि यहाँ पे आइलैंड्स के ऊपर बहुत सारी कमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती थी, और कमर्शियल एग्रीकल्चर करने के लिए दे नीड टू द लेबर, क्योंकि ये सारे आइलैंड्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन पीपल थे। कुछ क्रॉप्स के नाम यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे एक मेज है, दूसरा टोबैको, तीसरा शुगर केन एक्सेट्रा। ये सारी क्रॉप्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं कमर्शियल पर्पज, क्योंकि सारी कंट्रीज वर अंडर द रूल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, और यूरोपियन कंट्रीज के जो रूलर्स थे दे नीड टू द लेबर, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ट्रायंगुलर ऑफ द स्लेवरी होगी। इससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि स्लेवरी को पहली बार क्या किया गया, बैन किया गया। वो अभी हमने पढ़ा था 1794 में, वो डन बाय द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने किया। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसको री इंट्रोड्यूस किसने किया था, वापस कौन लेके आया था इसको, इट वॉज द री इंट्रोड्यूस बाय द नेपोलियन इन 1804। जो हमने नेपोलियनिक कोड पढ़ी है वो इसको लेके आया। पूरी तरह से दुनिया के अंदर इसको अबोलिश कर दिया गया, अब कहीं पे प्रैक्टिस नहीं है, अबोलिश कर दिया गया। इट वॉज डन बाय इन 1848 के अंदर, यहाँ पे 1848 के अंदर फ्रांस बिकम रिपब्लिक बना था। फिर भी वो बात अलग है कि इसको बैन कर दिया गया। यूरोपियन कंट्रीज का नया कॉन्सेप्ट लेके आई, जिसको बोलते हैं इंडेंचर्ड लेबर। और इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर था, स्लेवरी टाइप ही होता था, जहाँ पे वर्कर के पास कोई राइट्स नहीं होते थे। तो दिस इज द थिंग अबाउट दिस चैप्टर। बहुत आसान सा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इस चैप्टर को समझना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि 10th क्लास में फिर दोबारा से इसी से आगे की कहानी 1815 से आगे की कहानी विल बी द कंटिन्यू होगी। आज इसमें 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें 5 पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड फ्रांस बिकम ए रिपब्लिक, वाई द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर टाइम पे नोन एज द रेन ऑफ टेरर है, और डायरेक्टरी वाई इट वॉज फेल्ड बिकॉज द क्लैश बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड executive, or Napoleonic Code, which is the most important. Thank you. I think you enjoy. You will have a better understanding about to see this video lecture, or for joining our Telegram group, you can join from the description. You all get all updates and notes, assignment, quizzes. Thank you.